अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 का सेकंड टॉपिक, जिसका नाम है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। आज स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है हमारा डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन की डिस्कवरी, इससे पहले हमने पढ़ा था डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्योंकि हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम, तो एटम के स्ट्रक्चर में हमें पता चलना चाहिए कि एटम में मजीद कौन कौन से पार्टिकल्स मौजूद होते हैं। उसमें से एक पार्टिकल हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में इलेक्ट्रॉन, उसकी डिस्कवरी के मुतालिक पढ़ा था। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। जो डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन है, इसके बारे में एक छोटी सी बात आपको बता दूं। प्रोटॉन इज डिस्कवर्ड, कि प्रोटॉन डिस्कवर्ड हुआ था बेटा एज अ रिजल्ट ऑफ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट। एज अ रिजल्ट ऑफ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट, किसी एक एक्सपेरिमेंट में प्रोटॉन डिस्कवर नहीं हुआ बच्चे। इट इज डिस्कवर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम, वो एक्सपेरिमेंट शुरू कहां से हुए थे बेटा? स्टार्टिंग फ्रॉम ई गोल्डस्टेन, starting from a German chemist, a German chemist, E. Goldstein, to Rutherford, बेटा। ये वो पार्टिकल है जिसको डिस्कवर करने के लिए किसी एक एक्सपेरिमेंट पे इंसार नहीं किया गया, बल्कि इसको डिस्कवर करने के लिए काफी सारे एक्सपेरिमेंट किए गए। और वो एक्सपेरिमेंट की कहानी शुरू हुई बेटा ई गोल्डस्टेन से लेकर रदरफोर्ड तक बेटा। तो हमारा ये लेक्चर भी दो पार्ट्स में डिवाइडेड होगा। हम एक हिस्से में पढ़ेंगे वर्क ऑफ ई गोल्डस्टेन, और सेकंड हिस्से में हम पढ़ेंगे बेटा वर्क ऑफ रदरफोर्ड। तो सबसे पहले आए हम देखते हैं वर्क ऑफ ई गोल्डस्टेन। बेटा ई गोल्डस्टेन ने इससे रिलेटेड क्या काम किया बेटा? वर्क ऑफ ई गोल्डस्टेन बेटा, वर्क ऑफ ई गोल्डस्टेन बेटा। क्या आइडिया क्या था इसके काम के पीछे? व्हाट वाज द मेन आइडिया बिहाइंड हिज वर्क? द मेन आइडिया वाज दैट, मेन आइडिया ये था कि एटम एज अ होल इज न्यूट्रल बेटा। एटम एक न्यूट्रल पार्टिकल है, एटम के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। अगर एटम न्यूट्रल पार्टिकल है तो, लेकिन इससे प्रीवियस लेक्चर में हम देख चुके हैं कि एटम में इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स पे कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। तो अगर एटम में इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं तो फिर इलेक्ट्रॉन्स की वजह से एटम के ऊपर कौन सा चार्ज होना चाहिए बेटा? नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। लेकिन अगली बात क्या है बेटा? द नंबर ऑफ negative charge, the number of negative charge and positive charge are equal in atom। एटम में नेगेटिव चार्ज की तादाद और पॉजिटिव चार्ज की तादाद बेटा, और पॉजिटिव चार्ज की तादाद बेटा बराबर होगी। जितने उसमें नेगेटिव पार्टिकल्स होंगे उतने ही उसमें बेटा कौन से पार्टिकल्स होंगे? पॉजिटिव पार्टिकल्स होंगे। ये वो बात थी, ये वो आइडिया था जिसकी वजह से ई गोल्डस्टेन ने बेटा ये काम किया था। क्या बेटा इसका एक्सपेरिमेंट क्या था? व्हाट वाज द एक्सपेरिमेंट? एक्सपेरिमेंट की आपने हेडिंग दे देनी है बेटा इन दो लाइनों के बाद। ई गोल्डस्टेन क्या करता रहा? ई गोल्डस्टेन कंडक्ट मैनी एक्सपेरिमेंट, उसने काफी सारे एक्सपेरिमेंट किए बेटा। ई गोल्डस्टेन कंडक्ट मैनी एक्सपेरिमेंट, वाई क्यों किए? ई गोल्डस्टेन कंडक्ट मैनी एक्सपेरिमेंट टू ऑब्जर्व, कि वो देख सकें, टू ऑब्जर्व द रिजल्ट
कि वो किसी ना किसी रिजल्ट को देख सके। कौन से रिजल्ट को? टू ऑब्जर्व द रिजल्ट व्हेन, कब बेटा? व्हेन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, जब इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज प्रोवाइड किया जाए, व्हेन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, या फिर हम इसको यूं लिख सकते हैं व्हेन करंट पासिस फ्रॉम द, व्हेन करंट passes from gases। वो देखना चाहते थे कि मुख्तलिफ गैसेस में से जब मैं करंट पास करूं तो उस वक्त क्या चीज जाहिर होती है। कोई ऐसी चीज जाहिर होती है जो ऑब्जर्वेबल हो, जिसको देखा जा सके, जिसको फर्दर स्टडी किया जा सके बेटा। तो उसने एक्सपेरिमेंट किया क्या? उसके एक्सपेरिमेंट का ही यूज्ड, मैं यहां पर सेकंड पोर्शन यहां लिख रहा हूं, ही यूज्ड मॉडिफाइड, उसने मजीद मॉडिफाइड बेटा डिस्चार्ज ट्यूब यूज की। ही यूज मॉडिफाइड डिस्चार्ज ट्यूब। वो मॉडिफाइड डिस्चार्ज ट्यूब क्या थी बेटा? इन डिस्चार्ज ट्यूब, इन डिस्चार्ज ट्यूब टू मेटेलिक इलेक्ट्रोड वर प्रेजेंट। दो मेटेलिक इलेक्ट्रोड तो थे ही बेटा, टू मेटेलिक इलेक्ट्रोड वर प्रेजेंट दैट आर, दैट वर कैथोड एंड एनोड, जो जिनमें से एक कैथोड था और दूसरा बेटा क्या था? एनोड था। बट कैथोड, लेकिन जो कैथोड था वाज परफोरेटेड बेटा। वो जो कैथोड था वो कैसा था? वो परफोरेटेड था। परफोरेटेड का मतलब है वो जालीदार था। मैं इस तरह से यहाँ पर एक बता रहा हूँ, ये एक डिस्क है मेटल की, एक प्लेट है, और इसके अंदर बेटा क्या है? परफोरेशन है। परफोरेशन बेटा सुराख है। तो इसको हम क्या बोलेंगे बेटा? परफोरेटेड कैथोड। परफोरेटेड कैथोड। उसने मॉडिफाइड, इस हवाले से वो मॉडिफाइड डिस्चार्ज ट्यूब थी कि उसमें जो कैथोड था बेटा वो सॉलिड डिस्क नहीं थी, वो सॉलिड प्लेट नहीं थी, बल्कि वो परफोरेटेड कैथोड था बेटा। उसमें सुराख थे बेटा। द ट्यूब, the tube was also provided, the tube was also provided, ट्यूब में मजीद क्या था बेटा? ट्यूब was also provided with, किसके साथ बेटा? with high voltage battery। हाई वोल्टेज बैटरी लगी हुई थी बेटा, और उसके साथ क्या था? हाई वोल्टेज बैटरी एंड वैक्यूम पंप बेटा, एंड वैक्यूम पंप। और उसके साथ बेटा क्या लगा हुआ था? वैक्यूम पंप लगा हुआ था। आइए जरा इसकी डायग्राम को देखते हैं बेटा। ये आपके पास, ये डायग्राम की अगर हम बात करें, आपने जब डायग्राम बनानी है, अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए तो उसमें आप डायग्राम की हेडिंग देंगे बेटा। आप उसमें डायग्राम की हेडिंग देंगे, फिर डायग्राम बनाएंगे बेटा। हम डायग्राम बना लेते हैं और फिर उसको समझने की कोशिश करते हैं कि हुआ क्या बेटा। डायग्राम, ये वही ग्लास ट्यूब जो कि एक शीशे, डिस्चार्ज ट्यूब जो कि एक शीशे की बनी हुई ग्लास ट्यूब है बेटा। ये हमने यहाँ पर ये ग्लास ट्यूब बना दी। इसके एक साइड पे, दो साइड है, एक साइड पे हम कैथोड लगा देंगे और दूसरी साइड पे बेटा हम एनोड लगा देंगे। ये बेटा मैं एक साइड पे कैथोड बनाने लगा हूँ और ऐसे ही दूसरी साइड पे बेटा हम क्या बना देंगे? एनोड बना देंगे। ये एक ट्यूब, एक मेटल का इलेक्ट्रोड है जिसको हमने कैथोड बोला हुआ है, और बेटा ये दूसरा मेटल का इलेक्ट्रोड है जिसको हम क्या बोलेंगे बेटा? एनोड। और हमें पता है कि कैथोड पर क्या चार्ज? पॉजिटिव। कैथोड उस इलेक्ट्रोड को बोलते हैं जिसके ऊपर हमने नेगेटिव चार्ज प्रोवाइड करना हो, और एनोड वो इलेक्ट्रोड होता है जिसको हमने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच करना हो। आए बेटा यहाँ पर देख लेते हैं, ये हमारे पास बैटरी के टर्मिनल के साथ हम इसको अटैच कर देते हैं, ये नेगेटिव टर्मिनल, और यहाँ पर बेटा हम बैटरी का क्या लगा देते हैं? पॉजिटिव टर्मिनल लगा देते हैं। ये हमारे पास हाई वोल्टेज बैटरी है बेटा। इट इज अ हाई वोल्टेज बैटरी बेटा, हाई वोल्टेज बैटरी। और इसके वोल्टेज कितने होने चाहिए? 5000 टू 10,000 वोल्ट्स बेटा, 5000 टू 10,000 वोल्ट्स। और साथ में ही हम क्या लगा देंगे बेटा? वैक्यूम पंप लगा हुआ था। क्यों, किस लिए वैक्यूम पंप लगा हुआ था? ताकि इसके अंदर जो गैस है, जो एक्स्ट्रा गैस है, उसको निकाला जा सके, प्रेशर को चेंज किया जा सके, वेरिएबल प्रेशर पर इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज के फेनोमेना को बेटा स्टडी किया जा सके। तो यहाँ पर क्या लगा दिया बेटा? वैक्यूम पंप।
वैक्यूम पंप, ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव टर्मिनल जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो मॉडिफिकेशन क्या थी बेटा, इसमें ये जो कैथोड था, ये कैथोड बेटा परफोरेटेड कैथोड था। परफोरेटेड का मतलब कि उसमें क्या थे बेटा, सुराख थे। ये परफोरेटेड कैथोड बेटा, हम उसमें छोटे छोटे सुराख बना रहे हैं। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इट इज अ परफोरेटेड कैथोड। आपने जब ये डायग्राम बनानी है तो आपने इसको लाजमी लिखना है कि ये परफोरेटेड कैथोड है और ये बेटा क्या है, एनोड है बेटा। ये थी वो मॉडिफाइड डिस्चार्ज ट्यूब जिसको ई गोल्डस्टन ने बेटा क्या किया, इस्तेमाल किया। हाँ, इसके बाद जरा हम स्टार्ट करते हैं वर्किंग के। ये वर्क कैसे, क्या क्या ऑब्जर्व हुआ, क्या काम हुआ बेटा। वर्किंग में हम लिखेंगे व्हेन व्हेन डिस्चार्ज ट्यूब या फिर व्हेन इलेक्ट्रोड्स ऑफ डिस्चार्ज ट्यूब, जब डिस्चार्ज ट्यूब के इलेक्ट्रोड्स आर कनेक्टेड विद, जब उन्हें कनेक्ट किया गया बेटा, कनेक्टेड विद, जब उन्हें कनेक्ट किया गया हाई वोल्टेज बैटरी, हाई वोल्टेज बैटरी, एक हाई वोल्टेज बैटरी के साथ, कब बेटा, एट लो प्रेशर, एट लो प्रेशर। जब इलेक्ट्रोड इसके डिस्चार्ज ट्यूब के इलेक्ट्रोड्स को हाई वोल्टेज बैटरी के साथ कनेक्ट किया गया लो प्रेशर पर, तो फिर बेटा क्या हुआ, ही ऑब्जर्व्ड दैट, उसने देखा, क्या देखा, ही ऑब्जर्व्ड दैट एन अदर टाइप ऑफ रे, एन अदर टाइप्स ऑफ रेज वर प्रोड्यूस्ड इन द ट्यूब, ट्यूब में कुछ और टाइप ऑफ रेज प्रोड्यूस हो रही हैं बेटा, दैट ट्रेवल, जो कि ट्रेवल कर रही है, सफर कर रही है बेटा, दैट ट्रेवल ऑपोजिट टू, मुखालिफ सिमत में, ऑपोजिट टू द कैथोड रेज। उसने फिर बेटा क्या देखा कि कुछ और रेज प्रोड्यूस हो रही हैं जो कि कैथोड रेज के ऑपोजिट प्रोड्यूस हो रही है बेटा। कब, व्हेन इलेक्ट्रोड, जब उसके इलेक्ट्रोड, किसके, डिस्चार्ज ट्यूब के बेटा इलेक्ट्रोड, उन्हें कनेक्ट किया गया किस चीज के साथ बेटा, हाई वोल्टेज बैटरी। और कितने हाई वोल्टेज, कम से कम उस बैटरी का वोल्टेज 5000 टू 10000 वोल्टेज है बेटा। और कब, एट लो प्रेशर, एट लो प्रेशर। तो फिर उसने क्या देखा, ही ऑब्जर्व्ड एन अदर टाइप्स ऑफ रेज, कि कुछ और रेज, कुछ और शुआएं वहां पर पैदा हो रही थी बेटा। और वो कहाँ जा रही थी, वो ट्रेवल कर रही थी, वो भाग रही थी, चलती जा रही थी, कहाँ पर बेटा, ऑपोजिट टू द कैथोड रेज, कैथोड रेज की मुखालिफ सिमत में, कैथोड रेज की मुखालिफ सिमत में। आइए जरा देखते हैं कैसे बेटा। ये तो है कैथोड रेज, यहाँ तो कैथोड रेज प्रोड्यूस होंगी और वो कहाँ जाएंगी बेटा, एनोड की तरफ, एनोड की तरफ, जिसकी वजह से एनोड के पीछे जो ग्लास है उसके ऊपर ग्लो प्रोड्यूस होगा। और इसको हम अपने पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं बेटा। ये कैथोड रेज है, ये कैथोड रेज है जो कैथोड से निकल के एनोड की तरफ जा रही है बेटा। लेकिन इसके साथ साथ कुछ और रेज भी हैं, कुछ और शुआएं भी हैं बेटा जो कि मूव कर रही हैं ऑपोजिट टू द कैथोड रेज। वो बेटा एनोड से कैथोड की तरफ जा रही है बेटा। ये मैं ग्रीन कलर में यहाँ पर आपको बना के दिखा रहा हूँ बेटा। वो कहां से कहां जा रही है, फ्रॉम एनोड टू द कैथोड रेज। अब ऐसी काफी सारी रेज प्रोड्यूस होंगी। अब ये रेज भागती चली जा रही हैं। उसने क्या ऑब्जर्व किया कि ये रेज भागती चली जा रही है किसकी तरफ बेटा, कैथोड की तरफ। और वो रेज जो कैथोड के बिल्कुल सामने आएंगी वो तो वहां पर स्ट्रक हो जाएंगी, लेकिन वो रेज जो परफोरेशन के सामने आएंगी, परफोरेशन के सामने आएंगी, वो वहां से पास हो जाएंगी बेटा, वो वहां से गुजर जाएंगी, गुजर के सामने उस डिस्चार्ज ट्यूब की दीवार के साथ टकराएंगी और वहां पर बेटा ग्लो प्रोड्यूस करेंगी, एक चमक प्रोड्यूस करेंगी। और चमक सिर्फ वही वही प्रोड्यूस हो रही होगी जहां, जिसके सामने वो परफोरेशन होगी, जिसके सामने वो कैनाल होगी, जिसके सामने वो सुराख होगा। इससे ये साबित होता है कि यहाँ से रेज निकल के आ रही हैं और वो दीवार के साथ जब टकराती हैं तो वहां पर बेटा ग्लो प्रोड्यूस करती हैं, वहां पर ग्लो प्रोड्यूस करती हैं। इसका मतलब वहां पर रेज तो काफी सारी प्रोड्यूस हो रही हैं। जो रेज यहाँ पर आ रही हैं दीवार के पास, इस इलेक्ट्रोड की परफोरेटेड दीवार, कैथोड की दीवार के ऊपर,
वो तो वहां पे स्ट्रक हो जाएंगी, लेकिन जो यहाँ पर परफोरेशन के सामने आएंगी, सुराखों के सामने आएंगी, वो वहां से निकल के सामने शीशे की दीवार के साथ टकराएंगी और वहां पर ग्लो पैदा करेंगी। तो उसने देखा कि एक रेस तो यहाँ पर जा ही रही है, एनोड की तरफ तो जा ही रही है, तो उन्हें तो हम पहले ही कह चुके थे कि वो क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनकी हम प्रॉपर्टीज भी डिस्कस कर चुके थे, उन पे नेचर ऑफ चार्ज क्या है ये भी डिस्कस कर चुके थे। लेकिन इसमें क्या एक नई बात सामने आई, इसमें उन कैथोड रेज के अलावा कुछ और रेज भी बेटा प्रोड्यूस हुई, और वो रेज ऑपोजिट टू द कैथोड रेज ट्रेवल कर रही हैं, और वो इस शीशे की दीवार के साथ टकराकर यहाँ पर बेटा ग्लो प्रोड्यूस कर रही हैं। अच्छा, अब बात ये है कि ये रेज कहां से आई, क्योंकि कैथोड रेज तो कैथोड से जा रही थी, तो ये वाली रेज क्या एनोड से आ रही हैं या फिर कहीं और से आ रही हैं? आपकी बुक में लिखा हुआ है कि दीज रेज आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम एनोड, ये बात गलत है। इसका मतलब ये हुआ कि ये एनोड से प्रोड्यूस हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये एनोड से प्रोड्यूस बेटा नहीं हो रही। अच्छा, यहाँ पर मैंने आपको बताया कि यहाँ पर गैस, अंदर कुछ गैस है, उस गैस का प्रेशर कम ज्यादा करने के लिए हमने यहाँ पर वैक्यूम पंप लगाया हो बेटा। अब ई गोल्डस्टीन ने ये यहाँ पर जो गैस फिल की, उसमें हाइड्रोजन गैस भी थी बेटा, उसमें हीलियम गैस भी थी, उसमें नियॉन गैस भी थी, और इसमें बेटा आर्गन गैस भी थी, डिफरेंट गैसेस। तो उसने कहा चेक तो करो कि मुख्तलिफ गैसेस से मैं जब इलेक्ट्रिक करंट पास कराऊं तो क्या एक चीज सामने आती है, क्या हम किसी कंक्लूजन की तरफ भी पहुंचते हैं या फिर नहीं पहुंचते बेटा। अब मैं यहाँ पर बताता चलूं, अगर इनमें से कोई भी गैस है, उस गैस के मॉलिक्यूल को मैं यहाँ पर सिर्फ m लिख देता हूँ बेटा, मैं उस गैस के मॉलिक्यूल को क्या लिख देता हूँ बेटा, m लिख देता हूँ। देख लीजिए, मैंने यहाँ पर वो गैस के मॉलिक्यूल को m लिख दिया। फर्ज करें कि गैस का जो मॉलिक्यूल है उसके अंदर एटम्स हैं, फर्ज कर ले उसके अंदर क्या है बेटा, एटम्स हैं। उन एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स तो हैं, ये तो बात साबित हो चुकी है कि एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर उन एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स हैं और उन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो बेटा ये वाले इलेक्ट्रॉन, ये कैथोड रेज वाले इलेक्ट्रॉन उस गैस के मॉलिक्यूल के साथ टकराएंगे और उसके इलेक्ट्रॉन को भी यहां से निकाल के ले जाएंगे। जब उस गैस के मॉलिक्यूल का अपना इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, हमने ये बात यहां पर देखी थी कि एटम एज अ होल क्या है बेटा, न्यूट्रल है। एटम एज अ होल न्यूट्रल है, एटम पे जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही नेगेटिव चार्ज। इसका मतलब ये हुआ कि एटम पर जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही उसमें क्या होंगे, प्रोटॉन होंगे बेटा। अब जितने इलेक्ट्रॉन जितने प्रोटॉन, अगर वही बात हम यहाँ पर समझ लें कि इस मॉलिक्यूल में भी जो एटम है, उन एटम में जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही प्रोटॉन होंगे, जिसकी वजह से ये गैस का मॉलिक्यूल क्या है बेटा, न्यूट्रल है। अगर इसमें मौजूद इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद बराबर थी और इस इलेक्ट्रॉन के टकराने के बाद उस गैस के मॉलिक्यूल के एटम में से इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो फिर उसमें इलेक्ट्रॉन की तादाद तो कम हो गई, लेकिन प्रोटॉन की तादाद उतनी रही। अगर इलेक्ट्रॉन की तादाद कम हो गई और प्रोटॉन की तादाद उतनी रही, इसका मतलब फिर उस मॉलिक्यूल के ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा बेटा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब देखिए, ऐसे पार्टिकल प्रोड्यूस हुए जिनके ऊपर क्या चार्ज है बेटा, पॉजिटिव चार्ज है। अच्छा, दूसरी क्या निशानी थी कि इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है? दूसरी ये निशानी थी कि ये वाली शुआएं, ये वाली जो रेज थी, ये भागती चली जा रही थी, ट्रेवल कर रही थी किसकी तरफ बेटा, नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ। और नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ तो वो ट्रेवल करेगा जिसके ऊपर खुद क्या होगा बेटा, पॉजिटिव चार्ज होगा। इस तरह से बेटा जब गैस के मॉलिक्यूल्स के साथ ये कैथोड रेज बेटा कोलाइड करती हैं, टकराती हैं, तो उनका भी इलेक्ट्रॉन वहां से निकाल देती है। जब उस गैस के मॉलिक्यूल में से वहां से इलेक्ट्रॉन निकलता है, तो गैस का मॉलिक्यूल बेटा पॉजिटिव पार्टिकल में चेंज हो जाता है। वही पॉजिटिव पार्टिकल बेटा मूव करना शुरू कर देता है किसकी तरफ बेटा, कैथोड की तरफ, और कैथोड के उन सुराखों में से गुजर के उस डिस्चार्ज ट्यूब की दीवार के ऊपर बेटा ग्लो प्रोड्यूस करता है। अब चूंकि ये जो परफोरेशंस हैं, इस परफोरेशंस को उस वक्त नाम दिया गया था कैनाल्स। अब चूंकि ये जो रेज हैं ये उन कैनाल्स में से गुजर रही हैं, इसलिए इन्हें नाम दिया गया था बेटा कैनाल रेज का। इसके बाद अब हम जरा डिस्कस करते हैं कि यहाँ पर ये, अब हम ये तो बात समझ आ गई कि ये रेज किस तरह से प्रोड्यूस हुई, इसकी डायग्राम क्या और इसकी वर्किंग क्या। जरा इसकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर लेते हैं कि प्रॉपर्टीज क्या थी बेटा, प्रॉपर्टीज ऑफ कैनाल रेस। बेटा उसने ये ऑब्जर्व किया कि अच्छा,
इसके बाद उसने इनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज डिस्कस की, जिसमें इनका मैथ कैलकुलेट किया, इनकी चार्ज टू मैथ रेशो फाइंड की और डिफरेंट चीजें। तो उसने क्या वो फाइंड किया, द मैथ ऑफ कैनाल रेज, वो जो कैनाल रेज है उनका मैथ इज ग्रेटर देन उनका मैथ ज्यादा होता है बेटा किससे, द ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन्स, उनका मैथ इलेक्ट्रॉन से बेटा क्या होता है, ज्यादा होता है। इसके अलावा और क्या प्रॉपर्टीज, देयर मैथ टू चार्ज रेशो, देयर मैथ टू चार्ज रेशो, इनकी जो मैथ टू चार्ज रेशो है डिपेंड्स, वो डिपेंड करती है बेटा, डिपेंड्स किसके ऊपर, डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ गैस। इसका मतलब ये हुआ कि उसमें अगर आप हाइड्रोजन के लिए पॉजिटिव पार्टिकल की मास टू चार्ज रेशो फाइंड कर रहे हैं तो वो और आएगी, हीलियम के लिए पॉजिटिव पार्टिकल की मास टू चार्ज रेशो फाइंड कर रहे हैं तो वो और आएगी, और नियोन के लिए पॉजिटिव पार्टिकल की मास टू चार्ज रेशो फाइंड कर रहे हैं तो वो और आएगी। तो दूसरी बात ये है, द मास टू चार्ज रेशो डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द गैस, या फिर देयर हम यहाँ पे लिख देते देयर, इनकी मैथ टू चार्ज रेशो है वो किस पे डिपेंड कर रही है, गैस की नेचर पे। अगर हम गैस चेंज करते चले जाएंगे तो उनकी मैथ टू चार्ज रेशो भी बेटा क्या होती चली जाएगी, चेंज होती चली जाएगी। तो एक लिमिटेशन थी बेटा, लिमिटेशन, लिमिटेशन क्या थी, लिमिटेशन किसकी, लिमिटेशन ऑफ ई गोल्डस्टन वर्क, गोल्डस्टन के काम की एक लिमिटेशन थी, वो क्या थी बेटा, उसको देखते हैं बेटा। ई गोल्डस्टन E Goldstone knew nothing about the nature of कैनाल रेस, वो कैनाल रेस की नेचर के बारे में कुछ भी नहीं जानता था। उसने सिर्फ बता दिया था कि यार मैंने इस तरह से काम किया है और इस तरह से मैंने कोई और रेस ऑब्जर्व की है, लेकिन मुझे इसकी नेचर का कोई नहीं पता, वो उसकी नेचर के बारे में नहीं जानता था। तो बेटा इसके बाद हमारे पास स्टार्ट होता है वर्क ऑफ रदरफोर्ड। आपने बेटा सेम इसी तरह से हेडिंग्स बना लेनी है, वर्क ऑफ रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने बेटा फिर क्या काम किया, रदरफोर्ड ने इनकी नेचर फाइंड करने के लिए उसने फिर डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स किए, डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स किए। उन एक्सपेरिमेंट में से एक एक्सपेरिमेंट था उसका बेटा जिसको बोलते हैं ट्रांसम्यूटेशन एक्सपेरिमेंट, ट्रांसम्यूटेशन एक्सपेरिमेंट। वो क्या था बेटा, रदरफोर्ड रदरफोर्ड परफॉर्म परफॉर्म उसने परफॉर्म किया एन एक्सपेरिमेंट, एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया बेटा, एन एक्सपेरिमेंट नेम, जिसका नाम क्या था बेटा, नेम्ड ट्रांसम्यूटेशन, ट्रांसम्यूटेशन एक्सपेरिमेंट बेटा, ट्रांसम्यूटेशन एक्सपेरिमेंट। उसने ये एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया बेटा, वो एक्सपेरिमेंट था क्या, वो ट्रांसम्यूटेशन एक्सपेरिमेंट था क्या बेटा, उसने जब नाइट्रोजन, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ही बम्बार्डेड, उसने बौछार करवाई, ही बम्बार्डेड अल्फा पार्टिकल्स, उसने अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट करवाई किसके बेटा, ऑन नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस के ऊपर उसने अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट करवाई, एंड एंड ऑब्जर्व द रिलीज ऑफ, और उसने निकलते हुए देखा, एंड ऑब्जर्व द रिलीज ऑफ प्रोटॉन, और उसने प्रोटॉन्स को वहां से निकलते देखा, जो कि क्या होते हैं, बेसिकली हाइड्रोजन के न्यूक्लियस होते हैं, हाइड्रोजन के न्यूक्लियस। आइए जरा देखते हैं इस इक्वेशन को कि ये नाइट्रोजन है जिसका एटॉमिक नंबर 7 है और एटॉमिक मास क्या है बेटा 14, इसके ऊपर अल्फा पार्टिकल बेसिकली हीलियम के न्यूक्लियस होते हैं, ये अल्फा पार्टिकल जिसका एटॉमिक नंबर 2 और एटॉमिक मास क्या है बेटा 4 है। जैसे ही ये हीलियम का मॉलिक्यूल अल्फा पार्टिकल नाइट्रोजन गैस के मॉलिक्यूल के ऊपर बेटा स्ट्राइक करेगा, इसके साथ कोलाइड करेगा, वहां पर होता क्या है कि एक ऑक्सीजन का आइसोटोप रिलीज होता है, और वो ऑक्सीजन का आइसोटोप कैसे देखें बेटा, ये 14 इसका एटॉमिक मास और 4 इसका एटॉमिक मास, टोटल एटॉमिक मास कितना हुआ बेटा 18, लेकिन यहाँ पर बेटा क्या हुआ 17 एटॉमिक मास वाला एक ऑक्सीजन का आइसोटोप रिलीज हुआ, और उसका एटॉमिक नंबर कितना था बेटा, ये 7 एटॉमिक नंबर इसका और 2 एटॉमिक नंबर इसका, टोटल कितना हो गया बेटा आपके पास 9, लेकिन यहाँ पर क्या बेटा 8 एटॉमिक नंबर। अब ऐसा एटम वहां से रिलीज हुआ
जिसका एटॉमिक नंबर तो 8 था और एटॉमिक मास क्या था बेटा 17, और ये एटॉमिक नंबर 8 और एटॉमिक नंबर 17 वाला आइसोटोप्स यहाँ से रिलीज हो गया, और साथ में पीछे जो चीज भी बची, अब देखें 7 और 8 कितने, 7 और 2 कितने, 9, 9 में से एक 8 एटॉमिक नंबर, मतलब 8 प्रोटॉन तो इसमें है, एक पार्टिकल और बचा जिसका एटॉमिक नंबर क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए, जिसका एटॉमिक नंबर 1 होना चाहिए। अच्छा एटॉमिक मास 14 + 4 18 17 एटॉमिक मास तो यहाँ आ गया, 1 एटॉमिक मास बचा, मतलब ऐसा पार्टिकल रिलीज हुआ जिसका एटॉमिक मास भी कितना था बेटा 1, तो ऐसा पार्टिकल रिलीज हुआ जिसका एटॉमिक नंबर भी 1 एटॉमिक मास भी 1, तो बेटा ऐसा पार्टिकल कौन सा होता है बेटा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन, इसका मतलब ये हुआ कि वहां से हाइड्रोजन हाइड्रोजन के आयंस रिलीज हुए, वहां से प्रोटॉन रिलीज हुए। इसी तरह से उसने ये जो एक्सपेरिमेंट था ट्रांसम्यूटेशन एक्सपेरिमेंट, उसने डिफरेंट गैसेस के साथ चेक किया। जब उसने डिफरेंट गैसेस के साथ सेम एक्सपेरिमेंट रिपीट किया, डिफरेंट गैसेस के ऊपर अल्फा पार्टिकल्स की बौछार करवाई, तो उसने ऑब्जर्व किया कि हर गैस में से बाकी तो जो एटम प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन हर किसी में से हाइड्रोजन का ये जो एटम है, ये जो प्रोटॉन है, ये यहाँ से लाजमी रिलीज हो रहा है। बेटा ये काम करके फिर उसने क्या कंक्लूड किया, उसने क्या कंक्लूड किया, कंक्लूजन ऑफ रदरफोर्ड वर्क। रदरफोर्ड के काम की बेटा कंक्लूजन क्या थी, इसकी कंक्लूजन ये थी कि हाइड्रोजन या फिर प्रोटॉन is present proton is present in the nucleus of all other nuclei, कि बाकी जितने भी न्यूक्लियाई हैं उन सब के अंदर प्रोटॉन लाजमी मौजूद होता है। ये बात मैं आपको दोबारा बता दूं कि जब नाइट्रोजन के ऊपर उसने अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट कराई, वहां पर उसको प्रोटॉन ऑब्जर्व हुआ। इसी तरह से उसने बाकी गैसेस के साथ भी यही काम किया, उनके ऊपर भी अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट करवाए, तो सब में उसने प्रोटॉन को ऑब्जर्व किया। तो फिर उसने ये बात की कि प्रोटॉन इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ अदर न्यूक्लियाई, अदर बाकी न्यूक्लियाई के अंदर भी प्रोटॉन लाजमी मौजूद होगा। ये था बेटा कंक्लूजन किसकी, रदरफोर्ड की। तो ये जो प्रोटॉन था, फिर उसने एक और बात आगे वो की, सजेस्ट की कि प्रोटॉन इज प्रेजेंट, या फिर यूं लिख लेंगे प्रोटॉन इज अ उसने ये कंक्लूजन की प्रोटॉन इज अ फंडामेंटल, के बुनियादी पार्टिकल है, प्रोटॉन इज अ पार्टिकल फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ ऑल एटम, के जितने भी एटम्स हैं उन सब का एक फंडामेंटल पार्टिकल, एक तो इलेक्ट्रॉन हो गया था और दूसरा फंडामेंटल पार्टिकल बेटा क्या है, प्रोटॉन है। तो इस तरह से जो प्रोटॉन को डिस्कवर करने का सफर था वो बेटा ई गोल्डस्टन से स्टार्ट हुआ, और फाइनली हमें किसने कंफर्म करके दिया बेटा, रदरफोर्ड ने। इस तरह से हमारी बुक में भी इस टॉपिक को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। उन्होंने तो एक पैराग्राफ में लिख दिया, लेकिन बेहतर ये है कि अगर आप उसको इस तरह से तैयार करेंगे कि आप उसको पहले ई गोल्डस्टन का वर्क बता दें कि ई गोल्डस्टन ने क्या किया, उसके काम की लिमिटेशन क्या थी, फिर उसके बाद आप उसको रदरफोर्ड का वर्क बता दें, और रदरफोर्ड के वर्क के साथ साथ आप उसको कंक्लूजन भी लिख दें। बेटा इसमें जितने भी काम है मैं आपको बताता चलूं कि वो आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में क्या पूछ सकता है, वो आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में रदरफोर्ड का वर्क पूछ सकता है कि रदरफोर्ड का काम क्या था। वो आपके पास ई गोल्डस्टन की लिमिटेशंस पूछ सकता है कि ई गोल्डस्टन की लिमिटेशंस क्या है। इसके अलावा बेटा वो आपसे वर्किंग इसकी पूछ सकता है डिस्चार्ज ट्यूब की, या फिर ये पूरा आपके पास जो टॉपिक है ये आपके पास बेटा लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर बेटा आ सकता है। तो अगर लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आए तो आपने बेटा सेम इन्हीं हेडिंग्स के साथ बेटा आपने इस टॉपिक को कंक्लूड करना है। इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे और उसमें हम डिस्कस करेंगे डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन एंड द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। थैंक यू सो मच।